Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 8, as you all can see on screen, we all were discussing topic mineral and power resources. So we all have completed the mineral portion. So today we will be moving towards the power resources. So as we talk about mineral and power resources, so we saw in the minerals we saw that there are different types of minerals. There are different types of minerals as well as, and you can say minerals can be classified into various groups like metallic and non-metallic. In metallic you will find ferrous, and minerals are found all over the earth, all over the world, but it is distributed unevenly. So we humans, what we do is that we extract minerals, यानी कि we use the minerals in better form. उसको और better form में हम लोग क्या करते हैं, use करते हैं minerals को. And what happens next is that that minerals are down beneath the earth's surface, so we need to take it out. हम लोग उसको क्या करना चाहिए, extract करना पड़ता है. We have to extract all the minerals. So for that extraction process there are various ways through which extraction is done, like mining हम लोग ने देखे, quarrying देखे, drilling, there are many more. Okay, so that was the minerals. And in minerals what we saw is that minerals is not distributed evenly all over the world. If you see all over the world, पूरे विश्व में देखोगे तो मिनरल्स बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, क्योंकि इसके पीछे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, क्लाइमेटिक कंडीशंस, रेनफॉल, ये सारी चीजें मैटर करती है एक रीजन पे मिनरल्स पाए जाने के लिए. ठीक है, दैट्स व्हाई डिफरेंट रीजन में डिफरेंट प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, और पाए भी जाते हैं तो कई जगह पे ज्यादा, किसी जगह पे कम. सो दैट इज द प्रोपोर्शन जो कि हमारे वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो. ठीक है, तो वी सॉ ऑल द कॉन्टिनेंट्स, जिसमें हम लोग ने देखे वेरियस कॉन्टिनेंट्स जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है. एंड वी सॉ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन आवर इंडिया. सो वी लर्न अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स बिकॉज दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड समय के साथ साथ ये विलुप्ति के कगार पे आ जाएगी. इट विल गेट फिनिश्ड और रिप्लेनिश्ड. ठीक है, सो हम लोगों को कंजर्वेशन भी करना जरूरी है. सो नाउ नेक्स्ट today's topic will be power and power resources. Okay, today we'll be moving towards power resources, and you can say power and energy resources. So now what is power, what is energy? First thing, so now let's understand energy. Okay, so now energy, you have एक बॉडी होता है हम लोगों का, हम लोग कुछ काम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं. ठीक है, वी यूज और एनर्जी, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं. ठीक है, लेकिन अब पावर क्या होता है बेटा, जो पावर होता है कि एक मैटर हो, चाहे हम लोग हो चाहे कोई भी चीज हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं. वी आर पुटिंग आउट आवर एनर्जी, कुछ शक्ति निकाल रहे हैं. लेकिन दैट एनर्जी को जब हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम लोग कितने मात्रा में हम लोग अपने एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे. ठीक है, एक मैटर जो एक ट्रांसमिशन करता है एनर्जी का, कितने मात्रा में कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पावर. सो पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज. लेकिन ये पावर या एनर्जी जो भी हो, पावर एंड एनर्जी ये हम लोगों को कहां से मिलती है. ठीक है, तो पावर जनरेट करना पड़ता है. ठीक है, सो नाउ पावर एंड एनर्जी रिसोर्स, एनर्जी हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. सो व्हेन वी सी आवर लाइफ, हमारे जीवन में देखेंगे, वी नीड पावर, वी नीड एनर्जी. यस और नो, वी नीड पावर्स, वी नीड एनर्जी. पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, जिसके तहत में हमारे जीवन क्या हो, आसान हो. सो खास करके देखिए इंडस्ट्रीज, व्हेन यू सी इंडस्ट्रीज, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फील्ड्स नीड पावर फॉर कैरिंग आउट वेरियस ऑपरेशंस. सो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज, मशीनरीज चलने के लिए यू नीड पावर. यस, यू नीड पावर सप्लाई, एनर्जी चाहिए. एनर्जी का सप्लाई जब ट्रांसमिट करोगे तो वही बोल रहे पावर, तो पावर सप्लाई चाहिए इंडस्ट्रीज में, मशीनरीज चलने के लिए. ट्रांसपोर्ट, ठीक है, यू नीड एनर्जी इन ट्रांसपोर्ट, फ्यूल चाहिए. ठीक है, तो ताकि वो गाड़ी को क्या दे, पावर दे, और गाड़ी क्या कर सकता है, चल सके ट्रांसपोर्ट में. एग्रीकल्चर में आज के दिन में यू आर यूजिंग थ्रेशर्स एंड ऑल, उसके लिए भी हम लोग को एनर्जी या पावर चाहिए ताकि हमारा एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से हो. एंड एट द सेम टाइम्स पावर फॉर कैरिंग आउट वेरियस ऑपरेशंस. आज के दिन में हम लोग अपना जीवन चलाने के लिए भी हम लोग को क्या चाहिए, पावर चाहिए. राइट नाउ आई एम टीचिंग दिस ऑन द स्मार्ट बोर्ड, ये टच पैनल में पढ़ा रहे हैं हम, तो ये टच पैनल भी किसके तहत चल रहा है, पावर के तहत चल रहा है. सो पावर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. सो लेकिन अब जब हम लोग को पावर चाहिए, लेकिन हाउ डू वी गेट दोज पावर्स, हम लोग को वो पावर कैसे मिलती है, हम लोग कहां से उस पावर को एक्सट्रैक्ट करते हैं.
ठीक है, मिनरल्स तो पढ़ लिए, लेकिन मिनरल्स से भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पावर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और यू कैन से मिनरल्स कैन बी यूज टू प्रोड्यूस पावर्स ऑल्सो। ओके, सो द होल वर्ल्ड विल स्टॉप इफ देयर इज नो पावर। तो मान लो आज के दिन में पावर नहीं है, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेस नहीं है, तो जो इस सिचुएशन में अभी हम लोग वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड रुक जाएगी, एवरीथिंग विल गेट स्टॉप, यानी कि कम्युनिकेशन से लेके एग्रीकल्चर से लेके ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें रुक जाएगी। सो दैट्स व्हाई पावर हैज अ इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ और इन द सेंस ऑफ होल वर्ल्ड। पूरे विश्व में देखा जाए तो पावर कंज्यूम किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये सर नो, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, एवरीवेयर, ठीक है। सो व्हेन यू सी 86% द वर्ल्ड्स एनर्जी सप्लाईज कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, तो यानी कि यू कैन से देयर आर 100% पावर सप्लाई, मान लो 100% हम लोग का क्या है, पावर सप्लाई आ रहा है वर्ल्ड में, तो 100 में जो 86% पावर सप्लाई है वो एफएफ से आता है, फॉसिल फ्यूल्स से आते हैं। किससे आती है, फॉसिल फ्यूल्स से आते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स यू नो, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस से आती है। सो 14% इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस, तो 86% हम लोग का फॉसिल फ्यूल से आ रहा है, जो रिमेनिंग 14% है, तो वो 14% कहां से आता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस से, ठीक है। तो नाउ इन अ सेंस रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब सोलार, विंड एनर्जी, ठीक है, एंड यू कैन से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, क्योंकि ये रिसोर्सेस जो होती है रिसाइकल्ड होती है, सूरज रोज निकलती है, हवाएं रोज चलेगी, एंड वाटर की फ्लो, वाटर मतलब बहती रहेगी, तो इसको रिन्यू होने में समय नहीं लगता है, तो इसलिए 14% ऑफ पावर सप्लाई कहां से आता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आता है। लेकिन 86% जो है वर्ल्ड का जो एनर्जी सप्लाईज है, 86% जो सप्लाईज हमारे पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, वो कहां से आती है, आपका फॉसिल फ्यूल्स से आती है। कहां से आती है, फॉसिल फ्यूल्स, इट आर जनरेटेड फ्रॉम दी फॉसिल फ्यूल्स। सो नाउ व्हेन वी सी, आज के दिन में क्या होता है कि द राइज इन पॉपुलेशन, industrialization and standard of living is contributing to the rise of consumption of energy resources। तो आज के दिन में तुम लोग क्या देखते हो, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नाउ मोर पॉपुलेशन द मोर द नीड, यानी कि जितना पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड्स भी बढ़ते रहेंगी, और स्टैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यानी कि बहुत उद्योगीकरण हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन रही है, तो उस इंडस्ट्रीज के कारण से एंड उसके साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ रहा है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना मतलब जो पहले कूलर में रह रहे थे अब एसी चाहिए, ठीक है, हॉट एसी, कोल्ड एसी, फैन नहीं चाहिए, ये सारी चीजें लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छे पावर सप्लाई चाहिए, लाइटिंग होने चाहिए घर में, ये सब नो। तो ये सारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स जो बढ़ रहे हैं, गाड़ी होनी चाहिए घर के लिए अपना, तो ये सारी चीजें किस पे चलती है, तो सारी चीजें ये इंडस्ट्रीज हो गए, जो हम लोग अपना जीविका जी रहे हैं, उसमें भी पावर का जरूरी होता है। पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन, सारे पॉपुलेशन को एनर्जी रिसोर्सेस है, सारे घर में बिजली होने चाहिए, ये सब नो, सबके घर में चूल्हे जलने चाहिए, ये सब नो। तो ये जो एनर्जीज जो यहाँ पे हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो बढ़ गया है इसी पॉइंट की वजह से, इसी कारण की वजह से। दीज आर द रीजंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का डिमांड दिन ब दिन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये सारी चीज किसकी ओर बढ़ोतरी कर रहा है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस में ये सारी चीज बहुत बढ़िया से योगदान दे रहे हैं। तो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेंगी, लोगों को उतना डिमांड रहेगी किसकी, एनर्जी रिसोर्सेस के लिए, बिकॉज वी ऑल लिव इन दिस एरा जहां पे पावर सप्लाई एंड एनर्जी काफी मायने रखती है। एक दिन बिजली नहीं रहेगी तो सबकी क्या हो जाएगी, एकदम वाट लग जाएगी, यस बिजली नहीं है तो। गर्मी के टाइम पे सोचो बिजली नहीं रहेगी, पंखे नहीं चलेंगे, ठीक है, इवन इन कोल्ड एरियाज जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटीज नहीं है, तो वैसे कोल्ड एरियाज में वो लोगों को सर्वाइव करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो यू कैन से पावर एनर्जी, पावर रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डे टू डे लाइफ। सो नाउ व्हेन वी सी आउट हियर, the energy resources can be broadly classified into conventional and non conventional resources। तो जो भी हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेस है, तो जो एनर्जी रिसोर्सेस यानी कि जहां से हम लोग की एनर्जी मिलती है, अब उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के बाद, ट्रांसमिट करने के बाद क्या होता है, पावर बनता है। तो वो एनर्जी कहां से मिलती है, एनर्जी रिसोर्सेस को हम लोग पहले कहां से मिलती है, उससे पहले जाने के लिए ये जानेंगे कि वो कितने क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। तो देखा जाए तो एनर्जी जो रिसोर्सेस है
वो क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। हम लोग को कुछ कुछ जगहों से कुछ एनर्जी मिलती है, तो वो उसको डिवीजन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है दो भागों में, एक कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस है। तो ठीक है, तो आज हम लोग कन्वेंशनल वाला पढ़ेंगे। द एनर्जी रिसोर्सेस जो हम लोग यूज करते हैं, वो एनर्जी रिसोर्सेस हमारे मुख्य दो भागों में बांटा गया है, एक कन्वेंशनल और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कन्वेंशनल रिसोर्सेस, सो कन्वेंशनल रिसोर्सेस एक ऐसे रिसोर्सेस है जो कि हम लोग बहुत पहले से यूज करके आ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आज हम लोग यही कन्वेंशनल रिसोर्सेस में बहुत सारे अदर एनर्जी रिसोर्सेस होती है, तो वो हम लोग को क्या करता है, हम लोग को एनर्जी या पावर क्रिएट करने में मदद करता है, या ऐसे मिनरल्स होती है, ठीक है, जो जिसके वजह से हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी सेंस में देखा जाए तो हमारे जो ये एनर्जी रिसोर्सेस हम लोग को जहां से मिलती है, वो दो भागों में बांटा गया है, एक है कन्वेंशनल और एक है नॉन कन्वेंशनल। तो उसमें से आज हम लोग कन्वेंशनल रिसोर्सेस देखेंगे। तो कन्वेंशनल रिसोर्सेस होती क्या है, ठीक है, द एनर्जी सोर्सेस दैट हैव बीन इन यूज फॉर लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड कन्वेंशनल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ऐसे एनर्जी जो कि हम लोग बहुत पहले से यूज करके आ रहे हैं और बहुत लंबे समय से यूज करके आ रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। तो यानी कि कन्वेंशनल एनर्जी ऐसे रिसोर्सेस है जो हम लोग बहुत पहले से या आज भी यूज करते हैं और हमेशा से यूज करते आए हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस क्या क्या है, आप लोग सोच सकते हो, घर में लकड़ी जलाते हैं, यस यस और नो, लकड़ी एक कन्वेंशनल एक क्या हो जाता है, रिसोर्स हो जाता है। कि वो पहले लोग क्या था, फायर जो नहीं कि घर में खाना वाना बनाने के लिए क्या यूज करते थे, लकड़ियों का यूज करते थे। लेकिन आज थोड़ा जमाना चेंज हो गया है, तो एलपीजी गैसेस वगैरह, नेचुरल गैसेस वगैरह आ गए। लेकिन कन्वेंशनल ऐसे रिसोर्सेस है जो मतलब वी हैव यूजिंग दैट रिसोर्सेस फ्रॉम लॉन्ग टाइम, स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स। स्पेशली क्या है, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, कोयला आज के दिन में भी यूज करते हैं, और बहुत पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह शुरू हुआ था तब भी कोल यूज होते थे, ठीक है। पेट्रोलियम बहुत पहले से यूज करके आ रहे हैं और इसका डिमांड आज भी उतना ही है और दाम बढ़ते जाता है। नेचुरल गैसेस आर द मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो इसके बाद हम लोग फायरवुड, जो जंगल से लकड़ी वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं घर के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, और यू कैन से बायोगैस वगैरह भी यूज करते हैं। तो बहुत सारी जगहों पे इसका यूज किया जाता है। तो एक प्रकार से ये जो फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो है कि मुख्य ऐसे सोर्सेस है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो यानी कि ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है, जैसे कि नेचुरल गैस हो गया ना, और पेट्रोलियम सबके बाइक गाड़ी में लगती है, कोल, कोयला काला कलर का होता है। तो ये सारे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स एक प्रकार से एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है। तो फॉसिल फ्यूल्स के अलावा फॉसिल फ्यूल्स जो है ये हम लोग आज देखेंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेस में, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वेर बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो गॉट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल्स ड्यू टू द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो मान लो आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मान लो, ठीक है, कि एक एरिया था, ठीक है, मान लो ये क्या है, एक एरिया था, ठीक है, ट्रीज वगैरह थे, ठीक है, यहाँ पे पॉन्ड्स वगैरह थे, ठीक है, यहाँ पे ग्रासेस वगैरह थे, ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स भी चढ़ते थे। तो क्या हुआ, मान लो किसी कारणवश ये एरिया अब मैं क्या हो गया, इसके ऊपर जमीन वमीन मतलब फिसल के दब गया है। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये ऑर्गेनिक है ना, तो ये ऑर्गेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे दब गया। तो यहाँ पे दबने के बाद साल बीतने गए, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऐसा हुआ था। तो सोचो बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आए होंगे, अर्थक्वेक्स आए होंगे, बहुत सारी चीजें जमीन के नीचे दब गए। तो जब जमीन के नीचे दब जाते हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे गर्मी क्रिएट होगा, हीट एंड प्रेशर, हीट एंड प्रेशर यहाँ पे होती है। तो हीट एंड प्रेशर की वजह से ये धीरे धीरे क्या हो गए, एक एनर्जी रिसोर्सेज में, फॉसिल फ्यूल्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। और फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, एक सोर्स बन जाता है हम लोगों का एनर्जी रिसोर्स के लिए, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स हम लोग का क्या बन जाता है, एक एनर्जी रिसोर्स के लिए एक सोर्स बन जाता है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म देम। तो ऐसा नहीं है कि आज जाओ बहुत लंबा बहुत गहरा गड्ढा खोदो, उसके बाद उसमें लकड़ी वकड़ी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाल दो, उसके बाद फिर दबा दो और उसके बाद 2 साल में निकला, तो वो नहीं, इट्स नॉट दैट। तो
ऐसा नहीं होता है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। यानी कि एक मान लो एक इकोसिस्टम, एक इन्वायरमेंट ही पूरा डूब गया था जमीन के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो गया या हीट टेम्परेचर में आके वो कन्वर्ट हो गया, इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लाखों सालों लगते हैं, ठीक है। इट्स नॉट कि आज कर दिया रातों भर में वो बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स, और इसीलिए इसका वैल्यू वही बहुत ज्यादा है और ये मायने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है, तो क्योंकि ये एक दिन आएगा कि ये सारा चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। Fossil fuels like coal, petroleum and natural gases are presently in use as fuel energies. तो आज के दिन में fossil fuels like coal, petroleum and natural gas, आज के दिन में इसको हम लोग किसके यूज में यूज करते हैं? फ्यूल एनर्जी के यूज में, फ्यूल एनर्जी के रूप में हम लोग इसको यूज करते आए हैं और यूज करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये आज से यूज कर रहे हैं, बहुत सालों से यूज कर रहे हैं और इसको और हमको यूज करते जाना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है? तो यू कैन से फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर प्रेजेंटली इन यूज एज फॉर फ्यूल एनर्जीज। आज के दिन में ये जो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस है, इसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे हम लोग फ्यूल एनर्जीज के यूज में यूज कर सकते हैं। दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एज आई सेड दैट दीज आर नॉट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये दोबारा से बनती नहीं है, या इसको बनने के लिए इट कैन, यू कैन से मिलियंस ऑफ ईयर्स लगती है, ठीक है। उतना आसानी से ये बनने वाली नहीं है। इज दैट क्लियर? सो नाउ फॉसिल फ्यूल्स में आज हम लोग चर्चा करेंगे कोल के बारे में। सो कोल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यू कैन से दिस कोल इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर। आज के दिन में भी यूज थी, पहले भी थी और हमेशा यूज होते रहेगी, लेकिन बात यह है कि खत्म हो जाएगी क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस नहीं है, दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सो एक फॉसिल फ्यूल्स और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग कोल पढ़ेंगे। जो कोल है बेटा, ये जो है इट इज अ कंपैरेटिवली अबंडेंट देन अदर फॉसिल फ्यूल्स। तो यदि हम लोग अदर फॉसिल फ्यूल्स देखेंगे, जैसे पेट्रोलियम देखेंगे, नेचुरल गैसेस देखेंगे, तो ये दोनों की तुलना में, अदर फॉसिल फ्यूल्स के तुलना में कोल ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। क्या मतलब ये इट इज फाउंड इन एबंडेंस, यानी कि अब एबंडेंस मतलब कहते हैं कि बहुत ज्यादा मिल रहा है, लेकिन अदर फॉसिल फ्यूल्स के तुलना में ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? सो व्हेन वी से अबाउट कोल, तो कोल का यूज ज्यादा होता है अदर फॉसिल फ्यूल्स से। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से ज्यादा क्या यूज होता है? आपका फॉसिल फ्यूल्स यूज होता है। क्यों? क्योंकि सॉरी कोल यूज होता है, क्योंकि ये कोल क्या है, अदर जो फॉसिल फ्यूल्स है उनमें से ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इट्स फाउंड इन अबंडेंस इन कंपेरिजन टू अदर फॉसिल फ्यूल्स। सिंपल है, ठीक है। इट ऑकर्स इन सेडिमेंटरी रॉक्स। तो इट ऑकर्स इन सेडिमेंटरी रॉक्स हम लोग नहीं बोलते। सेडिमेंटरी रॉक्स क्या है? एक लेयर बैठ गया, इसके ऊपर लेयर सालों से जमते जा रहा है, तो ऐसे लेयर्स जो होती है तो सेडिमेंट होते जाती है, दबते जाती है, उसके ऊपर दूसरे परत लग जाती है। तो इस प्रकार के जो रॉक होती है, सेडिमेंटरी रॉक्स होती है, उस रॉक्स में क्या पाया जाता है? आपका कोल पाया जाता है। सिंपल। सो नाउ कोल इज यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड बेसिक थिंग, हम लोग कोल इज यूज्ड फॉर कुकिंग। So आज भी you can see people using coal to cook in hotels and all. If you go to hotels, not that big, not that small, medium size hotel, ढाबा वाबा में जाना, तो वहां पे फॉसिल फ्यूल्स के रूप में वो लोग क्या यूज करते हैं? एनर्जी सोर्स के रूप में कोल के यूज करते हैं फॉर कुकिंग। प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पादन के लिए भी क्या यूज किया जाता है? कोल यूज किया जाता है। एंड मेटलॉजिकल एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। मेटलॉजिकल मतलब जो मेटल्स के जो मेटल्स बनाने का जो तरीका होता है, मेटल बनाने का, मेटल को कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है, उसमें भी कोल का यूज होता है। एंड एट द सेम टाइम सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी क्या यूज किया जाता है? कोल यूज किया जाता है। दैट मीन्स अब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि कोल का महत्व क्या है। दिस कोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोल जो है कि प्रोड्यूसिंग जो है कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज यूज फॉर कुकिंग फूड, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। एंड मेट्रोलॉजिकल, यानी कि मेटल्स के जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, तो ये सारे चीजों में कोल की डिमांड बन देती है और कोल की यूज होती रहती है, ठीक है। सो अब कोल 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 बोल रहे हैं, लेकिन कोल भी बहुत प्रकार के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। सो अब एक कोल हुआ, दो कोल हुआ, तीन कोल हुआ। तो देखो कोल जो है बनी है ना, तो कोल को बनने में क्या हुआ? समय लगा है। तो किसी ने मतलब मान लो कि जो कोल हमारे आज के दिन में पाए जाते हैं,
तो उसका टाइम फॉर्मेशन जो होता है वो कब से कब तक बना है, उसमें एक आता है लिमिटेशंस आता है। मान लो कोई बहुत पुराना है, कोई थोड़ा कम समय लगा होगा बनने के लिए उससे, ठीक है। तो जो टाइम फॉर्मेशन अब वो कितना पुराना है या उसमें अदर प्रॉपर्टीज जो उसका कंपोजिशन होती है, उसके आधार पे कोल को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में कोल को हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स में बांटते हैं। इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम लोग कोल जो देख रहे हैं, तो कोल जो यूज कर रहे हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल पाई जाती है, तो वो डिफरेंट टाइम एरा में या डिफरेंट टाइम पे बनी है। तो डिफरेंट टाइम में बने की वजह से, होने की वजह से उसमें कंपोजिशन में बदलाव आ जाता है कि उसमें बहुत सारे जो अदर कंपाउंड्स कोल में पाए जाते हैं, वो उसका मिक्सर कम बेसी होता है, ठीक है। तो उसके आधार पे, कम बेसी के आधार पे कौन से कोल बेटर है, कौन से कोल बेटर नहीं है, उसके आधार पे हम लोग कोल को डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है बेटा वो पीएट है, PEAT। तो पिट जो है, तो पिट कोल जो होता है बेटा, तो इट इज द मोस्ट इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल विच गिव्स आउट स्मोक व्हाइल बर्निंग। सो जो ये पीट होता है, ये जो पिट्स जो कोल होता है, ये सबसे लो क्वालिटी, यू कैन से पीट जो होता है वो सबसे लो क्वालिटी का क्या होता है, कोल होता है। तो जब इसको हम लोग जलाते हैं, ये पीट को हम लोग जब जलाते हैं, तो दिस एमिट्स लार्ज नंबर ऑफ स्मोक, यानी कि जब हम लोग ये पीट कोयला जलाएंगे तो ये क्या करेगा, ये स्मोक ज्यादा क्या करेगा, यू कैन से फेंकेगा। तो जब स्मोक ज्यादा फेंकेगा तो पोल्यूशन ज्यादा कॉज करेगी। सो इसीलिए ज्यादा स्मोक फेंक रहा है, हीट कम दे रहा है, धुआं ज्यादा फेंक रहा है, जल कम रहा है, तो इससे क्या होता है कि इसका क्वालिटी में ज्यादा क्या हो जाता है, कमी आ जाता है। तो इसलिए जो पीट जो होता है, तो ये यू कैन से सबसे लोअर ग्रेड की कोल्स है, जिसको हम लोग जलाने पे क्या निकलता है, धुआं ज्यादा निकलता है। इज दैट क्लियर? सो उसके बाद आता है लिग्नाइट। इट इज ब्राउन टू ब्लैक इन कलर एंड वुडी of coal, woody form of coal and is easily mined। जो लिग्नाइट होता है ये ब्राउन टू ब्लैक, ब्राउन भूरा भूरा रंग का, यानी कि ब्राउनिश टू ब्लैकिश कलर का होता है, ठीक है। तो ये जो होता है एक वुडी नेचर का होता है, जो वुडी यानी कि लकड़ी टाइप का नेचर का होता है, ठीक है। और ये जो कोल होता है आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, माइन कर सकते हैं। तो ये लिग्नाइट जो होता है ये ब्राउन ब्लैक कलर में होता है और वुडी फॉर्म में होता है एंड इज इजीली माइंड, यानी कि ये आसानी से हम लोग आसान तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो, यू कैन सी दिस इज लिग्नाइट कोल, दिस इज लिग्नाइट कोल। सो यू कैन सी दिस कोल इज लिटिल डार्क दिख रहा होगा, समवट ब्राउनिश है, ये समवट ब्राउन, समवट ब्राउन है। लेकिन ये अदर कोल है एंथ्रासाइट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू कैन सी दिस आर वेरी ब्लैक इन नेचर, देख रहे हो, डार्क है, कुछ शाइनी कलर आ रहा है, और उसके तुलना में ये लिग्नाइट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये ब्राउनिश ब्लैक कलर के जो कोल होते हैं वो क्या है, लिग्नाइट बोला जाता है। तो ठीक है, अब लिग्नाइट के बारे में और जानते हैं। और लिग्नाइट के बारे में ये है कि आसानी से क्या होता है बेटा, ये माइन होता है, आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, खुद के निकाल सकते हैं। एक और चीज, हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लेस कार्बन कंटेंट। तो यानी कि कार्बन की कंटेंट जो होती है, जितना बेटर कार्बन कंटेंट रहेगी, कोल्स विल बी दैट मच यूजफुल, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होंगे, गुड क्वालिटी होंगे। तो लेकिन जो ये लिग्नाइट होता है इसमें मॉइस्चर यानी कि नमी ज्यादा होती है, मॉइस्चर की कंटेंट ज्यादा होती है एंड लेस कार्बन कंटेंट, और इसमें जो कार्बन की जो मात्रा होती है वो कम होती है, ठीक है, लिग्नाइट कॉज मोर पॉल्यूशन देन THN देन अदर वेराइटीज ऑफ कोल। तो देखो कि ये लिग्नाइट जो होता है कि ब्राउनिश ब्लैक में होता है, कलर में होता है, वुडी फॉर्म होता है एंड क्या होता है, इजीली माइन होता है। लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि इसमें मॉइस्चर ज्यादा है, तो जब मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो वो सूखने में धुआं तो निकलेगी ही, भाप तो निकालेगी ही, और उसमें जो कार्बन की कमी है वो ज्यादा है, यानी कि कार्बन की कमी ज्यादा है, यानी कि इट हैज लेस अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट प्रेजेंट इन इट, एंड ये क्या करता है, इट कॉजेस मोर पॉल्यूशन देन अदर वेराइटीज ऑफ
कोल, यानी कि दूसरे वैरायटी देखेंगे हम लोग कोल की, तो उन वैरायटीज को देखने में क्या है कि ये जो आपका लिग्नाइट कोल है ज्यादा क्या करता है, पोल्यूशन करता है। इट इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, एंड इज फाउंड इन नेईवेली ऑफ तमिलनाडु। यदि हमारे इंडिया में देखें तो इट इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग लिग्नाइट कोल को यूज करते हैं, एंड इट इज फाउंड इन नई वैली ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के नई वैली में ये क्या किया जाता है, पाया जाता है। इज दैट क्लियर? So after lignite comes the bituminous coal. So it is also called industrial coal or brown coal. It is dull black or blackish brown color with relatively higher percentage of carbon content. It is mostly used coal. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग ने देख लिए पीट कोल्स, उसके बाद हम लोग ने देख लिए लिग्नाइट। लिग्नाइट के बाद जो दूसरा टाइप ऑफ कोल आता है वो बिटुमिनस होता है। क्या होता है? बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल कोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको इंडस्ट्रियल कोल क्यों बोलते हैं, इसके बारे में कारण है, बता रहे हैं। ब्राउन कोल, इसको इंडस्ट्रियल कोल भी बोलते हैं, या ब्राउन कोल, भूरा रंग का, ब्राउनिश कलर का। देखने में ये डल होता है, ज्यादा शाइनी नहीं होता है, डल होता है, उसमें क्या होता है, चमक नहीं होता है। और अदर इससे पहले जितने भी हम लोग ने लिग्नाइट, पीट और ये लिग्नाइट और पीट हम लोग ने जो देखे, उससे तुलना में इसके पास कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है, और इट इज मोस्टली यूज्ड कोल। तो ये जो बिटुमिनस कोल होती है ये इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, बिकॉज लिग्नाइट से ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करेगी, लिग्नाइट से ज्यादा क्या है, कार्बन कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, और मतलब मिल जाता है ये। ठीक है, इसमें कार्बन कंटेंट ठीक है, उसके तुलना में पॉल्यूशन भी कम कर रहा है। तो एक प्रकार से ये क्या हो रहा है कि एक प्रकार से उससे बेटर हो रहा है और अच्छा मिल रहा है, तो उससे ज्यादा ये यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। तो ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल कोल भी बोलते हैं। एंड इट इज मोस्टली यूज्ड कोल। जितने भी प्रकार के कोल पाए जाते हैं उसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाले कोल कौन सा है, ये बिटुमिनस ही है, और लिग्नाइट से ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, तो इफ यू सी दिस, बोल रहा है इसका कलर क्या होता है, डल ब्लैक, एकदम फेडेड ब्लैक होता है, जिसमें साइन नहीं होता है, या ब्लैकिश ब्राउन, काला काला भूरा भूरा रंग का। ठीक है, और उसमें अदर से क्या होता है, कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, सो यू कैन सी बिटुमिनस कोल, सो दिस आर द बिटुमिनस कोल। ठीक है, इसमें ज्यादा कंटेंट, ये पीट कोल है, देख सकते हो देखने में ही। तो ठीक है, तो ये एकदम क्या है, डल है, ज्यादा शाइनी, हल्का हल्का शाइनी है, लेकिन यहाँ पे ब्लैकिश दिया है, लेकिन ये ब्लैकिश ब्राउन कलर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उतना अंतर तो नहीं है, लेकिन यस व्हेन वी यूज इट, देखने में तो अंतर नहीं लग रहा है, लेकिन यस व्हेन वी यूज इट हम लोग उसका अंतर पता चल जाएगा। ये सबसे लो ग्रेड वाली है पीएट, उससे बेटर है काफी गुना, लिग्नाइट से भी बेटर है, क्योंकि लिग्नाइट ज्यादा पोल्यूशन करता है। और उसके बाद जो आखिरी कोल आता है कोल की टाइप में, वो है एंथ्रासाइट। सो नाउ एंथ्रासाइट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी आयरन नहीं, कोल, इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कोल। और एंथ्रासाइट जो होता है इट इज हार्ड, मजबूत भी ज्यादा होता है इन अदर कोल से, एंड शाइनी विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट। तो एंथ्रासाइट जो है ये हार्ड होता है, मतलब मजबूत होता है, एंड उसके साथ साथ चमकीला भी होता है, और इसमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज में क्या होता है, कार्बन की कंटेंट ज्यादा होती है। यानी कि यू कैन से इट हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट प्रेजेंट इन कंपैरिजन टू अदर कोल्स, लाइक लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, ये सब कोल्स में से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट एंथ्रासाइट में होता है। ठीक है, इट बर्न्स विदाउट मच फ्यूम्स, ज्यादा धुआं वगैरह नहीं निकलता है, और उसके बिना ही वो विदाउट टेकिंग आउट फ्यूम्स ये बहुत अच्छे तरीके से जलता है। और खास करके इट इज यूज फॉर स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स। तो देखो कोल क्या होता है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या नहीं करता, उतना धुआं नहीं छोड़ता। तो इसका मतलब ये ज्यादा ज्यादा क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जितना ज्यादा हीट रहेगा उतना ही बेटर रहेगा, किसके लिए, खास करके मेटल्स को हम लोग पिघलाते हैं, क्योंकि मेटल्स का क्या होता है, एक
मेलिएबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है, ये बहुत सारी चीजें होती है जिसमें हम लोग उसको क्या करते हैं, इट कैन बी बिटन इनटू वेरियस शेप्स। उसका क्या है प्रॉपर टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यू कैन से मेलिएबल होता है, इट कैन बी बेंट इनटू थिन वायर्स एंड इट कैन बी इन डिफरेंट शेप्स। तो उसको पिघलाने के लिए क्या चाहिए, यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी या ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर। तो उसके लिए क्या चाहिए, हम लोगों को कोल चाहिए। तो कोल उसके लिए यूज होता है खास करके मेटल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, स्मेल्टिंग मेटल्स को पिघलाने में। सो एंथ्रासाइट कहां पे पाए जाते हैं, एंथ्रासाइट इज फाउंड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड इज डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। लेकिन एंथ्रासाइट के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि एंथ्रासाइट जो है कि पृथ्वी और यू कैन से अर्थ के बहुत गहराई में पाई जाती है, बहुत डेप्थ में पाई जाती है, और इसीलिए इसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, या यू कैन से इट्स अ प्रॉब्लमैटिक टू टेक आउट एंथ्रासाइट, क्योंकि ये अर्थ के सबसे डीपेस्ट पार्ट, यानी कि अर्थ के सबसे नहीं, लेकिन जैसे कि हम लोग लेयर्स ऑफ अर्थ करेंगे तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जो क्रस्ट के सबसे डीपेस्ट पार्ट यानी कि क्रस्ट के सबसे ऊपर सरफेस में से जाएंगे तो बहुत डीप जाना पड़ेगा हमको क्या निकालने के लिए, एंथ्रासाइट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये थी एंथ्रासाइट कोल। तो यू कैन से दिस इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। सो यदि हम लोग वर्ल्ड में देखा जाए, कुछ फैक्ट्स देखते हैं, तो 46% ऑफ द वर्ल्ड्स कोल रिजर्व्स आर इन चाइना। यानी कि संसार के 46% कोल का जो यू कैन से रिजर्व्स जहां पे कोल पाए जाते हैं वो कहां पे है, चाइना में है। 46%, कम नहीं है, देखो लगभग 50% वर्ल्ड का चाइना में है। वेयर एज यूएसए एज 20%, और उसी की तुलना में यूएसए को देखेंगे तो यूएसए में 20% है, ठीक है। 40, 50, 60, ये सर नो 66% हो गया। तो रिमेनिंग 34% जो है अदर कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका में भी लार्ज कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और ये सब चीजें कहां पे है, रशिया, इंडिया, यानी कि रिमेनिंग 34% ये सारे कंट्रीज में बांटे गए हैं। तो यू कैन से चाइना लीडिंग है, यू कैन से इन प्रोडक्शन ऑफ कोल ऑल्सो। सो मेन कोल रिजर्व्स आर इन झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। सो यदि हम लोग इंडिया में देखेंगे, मेन कोल रिजर्व्स इन इंडिया लिख देंगे यहां पे। इंडिया में अगर हम लोग कोल रिजर्व्स देखेंगे तो हम लोग ने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, कोल रिजर्व्स तो है लेकिन उतना ज्यादा मात्रा में भी नहीं है कि हम लोग का सारा कोल का डिमांड पूरा कर दे, ठीक है लेकिन उतना ज्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन है। लेकिन वैसे कहां कहां पाए जाते हैं, झारखंड में पाए जाते हैं, ओडिशा में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं एंड वेस्ट बंगाल में, झारिया, रायगंज, ये सब जगहों पे आपका क्या मिलेगा, कोल मिलेगा एंड कोल रिजर्व्स पाई जाती है सब एरिया में, ठीक है। सो लिग्नाइट कोल इज मेनली फाउंड इन तमिलनाडु, ठीक है, गुजरात एंड राजस्थान। तो इससे पहले भी हम लोग ने पढ़े थे, लिग्नाइट कोल जो होता है कहां पे पाई जाती है, मेनली तमिलनाडु के राज्य में पाई जाती है एंड गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पे एक और फैक्ट हम लोग देखें तो 55% ऑफ इंडियाज एनर्जी नीड्स आर मेड बाय कोल। इट इज स्टिल मेन फ्यूल फॉर कुकिंग इन रूरल इंडिया। तो यदि हम लोग इंडिया में देखें, जो हम लोग के इंडिया में पावर सप्लाईज आ रही है, जो एनर्जीज हम लोग को क्रिएट कर रहे हैं, वो कौन क्रिएट करते हैं, अभी भी 55% जो है इंडिया का जो एनर्जी नीड्स है, हमारे देश में जो जितना एनर्जी हम लोग को चाहिए देश को चलने के लिए, तो वो एनर्जी नीड्स जो है उसमें से 55% एनर्जी नीड कौन पूरा करता है, कोल। और आज के दिन में भी जो कोल है, हमारे भारत के जो रूरल एरियाज है, विलेजेस है, वहां पे आज भी कोल एज अ इंपॉर्टेंट फ्यूल माना जाता है फॉर कुकिंग फूड इन आवर रूरल इंडिया। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो दिस इज कोल एंड कोल इज ए कन्वेंशनल एनर्जी। तो हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी में हम लोग देखें कि ये क्या है, ये ऐसे रिसोर्सेज है जो हम लोग लंबे समय से यूज करके आ रहे हैं। तो इसमें से हम लोग ने सबसे पहला देखे फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स में हम लोग ने कोल देखे, फॉसिल फ्यूल्स में अदर भी आता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस को हम लोग अगले वीडियो में और अगले क्लास में कवर करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।